गुड इवनिंग व्यूअर्स एंड वेलकम टू इशू टुनाइट एट 9। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हुआ तो लोकतंत्र के इस मंदिर में पहले दिन से ही अखाड़ा भी सज गया। लोकसभा का तो पूरा दिन बेकार हो गया और राज्यसभा में बस गर्मा गर्म बहस चलती रही, चाहे वो गरीबों का मापदंड तय करना हो या फिर महंगाई का ओवरडोज। सभी मुद्दों पर कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक हंगामा किया, जिस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ये महंगाई तो यूपीए सरकार की ही है, हमारी नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये महंगाई आखिर किसके हिस्से जाती है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखेगा एक रिपोर्ट। महंगाई से देश की पूरी जनता परेशान है। रेल किराया बढ़ा, खाने पीने की चीजें बढ़ी, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े और तो और गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया। और अब बजट सत्र आया है। संसद में कल मोदी सरकार अपना रेल बजट पेश करेगी और उसके अगले दिन आम बजट। इन दोनों बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि कुछ तो राहत मिलेगी इस महंगाई डायन से। लेकिन महंगाई के नाम पर ओछी राजनीति अगर पीछा छोड़े तो कुछ देश का भला हो पाए। माननीयों को ओछी सियासत से छुटकारा मिले तो कम से कम संसद का सत्र तो चले। आज बजट सत्र का पहला दिन था। लोकसभा में इतनी तकरार हुई कि लोकसभा का पहला दिन ओछी राजनीति की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस ने संसद के बाहर भी जमकर हंगामा और उत्पात मचाया, तो वहीं संसद के अंदर भी पूरा विपक्ष एकजुट दिखा। बढ़ती महंगाई पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के माननीय सांसद लोकसभा के मध्य में आए और महंगाई पर चर्चा की मांग करने लगे। लेकिन उस वक्त लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा था। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि इस हंगामे में जिम्मेदारी से पीछे भागने वाले कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी दिखे। तो उधर राज्यसभा में बहस तो हुई, पर महंगाई पर पूरा सदन गर्म रहा। इतना गर्म कि बढ़ती महंगाई की आग ने सबको तपाए रखा। जिसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इस महंगाई की पूरी जिम्मेदारी यूपीए पर डाल दी और कहा कि महंगाई तो यूपीए की नीतियों से बड़ी है। ये मैं सिर्फ नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहूंगा कि ये जो भाड़ा बढ़ा है ये आपके खाते का है। हमारे खाते में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता वो आपको कल पता चलेगा। तो इसलिए प्लीज सिट डाउन ये विरासत थी आपकी जो आप छोड़कर गए। ये विरासत थी आपकी जो आप छोड़कर गए। संसद में आज सोनिया गांधी भी मुकर दिखी। नेता विपक्ष बनाने की मांग उठाई, लेकिन सवाल ये है कि अब तक सोनिया नेता विपक्ष के लिए क्यों नहीं बोली और आज ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बहाने लोकसभा का बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाए, कांग्रेस का ये मकसद हो। चलिए मान लेते हैं कि कांग्रेस ऐसा नहीं सोच रही, तो फिर संसद के बाहर हंगामा क्यों बरपा? महंगाई कोई इकलौता मुद्दा तो नहीं। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के लिए, देश की प्रगति के लिए बहस कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर विपक्ष है कि बस सोच कर बैठा है कि हंगामा करना है। नेता का ना स्वीकार करना ये बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है। विश्वास है स्पीकर अपना विवेचन के आधार पर, रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर, और जो पुराना परंपरा उसी को ये सभापति जी पालन करेंगे। राज्यसभा में कई बार नोकझोंक दिखी। बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी और कांग्रेस के आनंद शर्मा आपस में भिड़ते दिखे। चाहती है और वो कामयाबी का रास्ता, वो कामयाबी के रास्ते पर देश की गाड़ी सरपट दौड़ेगी और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठ जाइए। आप बोलते रहो, बैठ जाइए। देश की गाड़ी सरपट दौड़ रही है। प्लीज आप बेहतर होता। नकवी साहब आपका समय खत्म हो। बीजेपी तो कह रही है कि हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन नियमों के तहत। तो रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट ने सरकार को घेरने का मौका दे दिया। रंगराजन कमेटी ने गरीबों की श्रेणी पैसों में तोलकर बताई तो विपक्ष आग बबूला हो गया। लेकिन आग बबूला तो जनता है। सरकार ने गरीबों का मजाक ये कोई पहली बार तो बनाया नहीं है, क्योंकि जो लोग हंगामा कर रहे हैं उनके ही समय में बनी तेंदुलकर समिति ने तो इससे भी ज्यादा गरीबों का मजाक बनाया था। लेकिन सियासत में जनता की गरीबी का क्या मोल, क्योंकि गरीब तो गरीब है। सियासत के तराजू में गरीबी के मापदंड को तोलकर 2-3 रुपए ऊपर नीचे हो जाएंगे तो उससे नेताओं को क्या फर्क पड़ेगा, बल्कि सियासत ही चमकेगी। 47 रुपए में शहर में लोगों का जीवन पालन पोषण हो सकता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। वो गलत है।
गलत है। कौन 47 रुपए में क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा, क्या खाएगा, क्या कहे, इस तरह की बात कहना है ना, क्रूर मजाक है। रंगराजन जी को हम 100 रुपए रोज देंगे अपनी तरफ से, और वो सिर्फ गांवों में रहकर अगर एक दिन दिखा दे, दोनों टाइम भरपेट भोजन खा लें, तो हम समझे उनकी रिपोर्ट कहीं सही है। पता नहीं ये लोग एयर कंडीशन में रहने वाले देश के गरीबों का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। नहीं, अब आए हैं, उसके देखेंगे, पूरा इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा, पूरे रिपोर्ट आएंगे, उसके बाद उसमें चर्चा करेंगे। यूपीए को भी सोचना चाहिए कि उसके समय में बनी तेंदुलकर समिति ने गरीबों का मापदंड क्या तय किया था, और इसी समिति को दोबारा रिव्यू करने के लिए ये रंगराजन कमेटी बनी थी। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, हंगामा तो करना है। लेकिन हमारे नेता ये भूल जाते हैं कि संसद का एक एक दिन कितना कीमती होता है। लेकिन क्या करें, नेताओं की नज़र में तो शायद यही लोकतंत्र है, हंगामा करना, सड़क से लेकर संसद तक, चाहे वजह कोई भी हो। खबर फास्ट के लिए स्पेशल डेस्क से शशांक गौड़ की रिपोर्ट। Welcome back, viewers. Today was the first day of 16th Lok Sabha budget session. Once again, the scene were reminiscent of those that played out during almost the entire 15th Lok Sabha tenure. Members of Parliament rushing to the well of the House, opposition just for the sake of opposing, Lok Sabha once again getting adjourned on its very first day. With India today standing at a crossroads on its path to economic recovery, one expects the MPs to be honest to the people of this country who lay all their hopes and expectations in them when they send them to the Parliament. हाँ दर्शकों, यही हमारा मुद्दा है आज की डिबेट का, और मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ हैं वीरेंद्र चौहान, भारतीय जनता पार्टी, मंजुल पालीवाल, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, संतोष नांदल, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, वीरेंद्र फोगाट, सीनियर जर्नलिस्ट, और प्रदीप लडरावन, कांग्रेस पार्टी से। फोगाट साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। बजट सेशन पहला है, स्टार्ट हुआ है आज से ही। चूँकि इंटरिम बजट जो कांग्रेस ने पेश किया था वो 31 जुलाई को ख़त्म हो रहा है, तो मजबूरी है इस बजट को आज ही से कहीं ना कहीं भाजपा को भी जल्दी इंट्रोड्यूस करने की, जिस तरह से वो एक कोशिश में है हमारा जो इकोनॉमिक व्हील्स हैं उस कंट्री के, हमारे उसको वापस पाथ पर लाना कहीं ना कहीं। लेकिन जो आज हमने तमाशा देखा राज्यसभा और लोकसभा में, वो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देता है इस देश की आम जनता को। वही 15वीं लोकसभा के सीन ऐसा लगता है फिर से कहीं ना कहीं जाग उठे हैं, और आपको जैसे पता है 15वीं लोकसभा लीस्ट प्रोडक्टिव रही है हमारे देश के इतिहास में। कई सौ घंटे जो है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कई सौ घंटे उसमें भी खराब हुए हैं, और कई सौ घंटे का मतलब कई सौ करोड़ रुपए, यानी कि आम भारतीय के खून पसीने की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए जो हम रेवेन्यू के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं वो खराब कर दिए गए, और वही ट्रेंड अब यही है। तो मैं तो कई बार ये बात कह चुका हूँ और आज भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ चेहरे बदलने से सत्ता का चरित्र बिल्कुल नहीं बदलता, ये बात फिर साबित हो गई है। लगातार वो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, पहले बीजेपी वही काम करती थी, सिंबॉलिक एक विरोध किया, बदला कुछ भी नहीं किया, बदला कुछ नहीं है, वही स्थिति है। और ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज पहले ही दिन वही स्थिति, जो वही काम कांग्रेस ने किया जो पहले बीजेपी करती रही है। जी, क्योंकि प्रदीप जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, आखिर वजह समझ में नहीं आती है तमाशेबाजी करने की रीजन क्या है? क्योंकि अरुण जेटली ने शुरू में ही साफ तौर पर कह दिया था कि मैं क्वेश्चन आर अगर नहीं करना, मैं नहीं करते हैं, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं, प्राइस राइज के मुद्दे पर आता हूं, मैं उस पर चर्चा करने को तैयार हूं। उसके बाद भी आपके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और वेल ऑफ द हाउस को रश करते हैं, आप ही के नहीं बल्कि और जो अपोजिंग पार्टीज हैं उनके मेंबर्स ने भी कहीं ना कहीं, मैं इसे मिसबिहेव कहूंगा। और इसके अलावा आपने देखा किस तरह पहला ही दिन आज का लोकसभा का एडजर्नमेंट में चला जाता है, पूरा दिन व्यर्थ गया। कहीं ना कहीं आपको पता होगा कितना खर्चा आता है एक दिन को पार्लियामेंट को चलाने के लिए। और जंतर मंतर पर उधर आपके जो वर्कर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अलग नारेबाजी कर रहे हैं कि भाई ये कैसे भाजपा ने आते ही रेट बढ़ा दिए। कुछ समझ से बाहर हो जाती हैं बातें प्रदीप जी। चीजों के लिए बीजेपी जिम्मेवार है। आज जितना भी हंगामा हुआ है पिछले 10-15 दिन से, अभी जो चीजें बजट में बढ़नी चाहिए थी कांग्रेस ने अपने ऊपर बुराई ना लेके पहले ही बढ़ा दिया उनको। तो उसमें आप रसोई गैस को ले लीजिए या आप चीनी के दाम ले लीजिए, हर चीज को बढ़ाते हुए आ रहे हैं, सब चीजों को, रेल किराया ले लीजिए। कांग्रेस उसके बारे में बार बार बोल रही है, जवाब मांग रही, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रदीप जी मेरा एक सवाल है आपसे, आपने सुनिए ना, 10 साल आपकी सरकार गद्दी पर काबिज रही, उसने देश की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को जिस तरह से नीचे गिराया, उसके बाद आप जिनकी सरकार 1 महीना नहीं हुए सेंटर में आए, आप उन पर इल्जाम आखिर दे कैसे सकते हैं? 10 साल ये आपका 10 साल में करा ही तो भुगत रहे हैं। जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया है।
हाँ तो फिर देन हाउ कैन यू ब्लेम देम? आप इन पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? आज तक इन्होंने जितने बड़े वायदे किए थे एक भी मुद्दा इन्होंने उठाया अभी तक? प्रगति की ये चाहते हैं कि 10 दिन में हम उसको चौहान कर पाएंगे। सुनिए चौहान जी, जिस मुद्दे पर आपने वोट मांगी, जिस पर आपकी सरकार बंद कराई और स्पष्ट बहुमत आया, सुनिए कौन सी नीति लागू? आपकी पार्टी के इतने सीनियर नेता जब कहते हैं कमलनाथ कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक्सपोज हो गई है, वो कहती थी अच्छे दिन आएंगे, कहाँ हैं अच्छे दिन? मतलब मैं इतना सीनियर स्मार्ट और एस्ट्यूट लीडर आपकी पार्टी का इस तरह की बातें जब करता है तो एटलीस्ट हमारे जैसे लोगों के लिए वो समझ से बाहर हो जाती है, क्योंकि 10 साल का जो उन्होंने इकोनॉमिक गिफ्ट दिया है कंट्री को। प्रदीप जी, आपने रेलवे का मुद्दा उठाया, मैं सीधे से आपको आंकड़े देता हूं, सुनिएगा। फरवरी 5, 2014 को प्रपोजल आया एक सामने रेलवे बोर्ड की तरफ से कि कितने परसेंट? आप सुनिए, 10% एंड 5%। 10% फॉर पैसेंजर फेयर्स, फ्रेट परसेंट 5 फॉर, और इसकी पैसेंजर की मई 1 तारीख थी फाइनल करने की, और फ्रेट का जो 5% आपने इंक्रीज मांगा था आपके रेलवे बोर्ड ने, उसकी 1 अप्रैल थी। उसके बाद फरवरी 5 के बाद मैं फरवरी 11 पे आता हूं जी 2014 को। आपके जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उस टाइम रेलवे मंत्री, वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से मिलते हैं। मनमोहन सिंह इस प्राइस इंक्रीज के लिए हामी भरते हैं, ठीक है साहब, लेकिन डेट की दोनों की सिंक्रोनाइज करके मई 1, 2014 पे ले आते हैं। मई 16, आपको याद है जिस दिन रिजल्ट आए थे, रेलवे बोर्ड इस रेट्स इंक्रीज को, जो आप सुनिए ना मेरी बात, अलाउ मी टू फिनिश माय पॉइंट। आपका रेलवे मंत्री, आपका प्रधानमंत्री, आपका रेलवे बोर्ड इस नोटिफाई कर देता है इस इंक्रीज ऑफ रेट्स को, लेकिन 16 की शाम को रिजल्ट आते आते तस्वीर साफ हो जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के पैर ठंडे होते हैं और वो अपने ही ऑर्डर को काउंटर मांड करके वापस कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये बोझ अब एनडीए के सर जाए, एनडीए के सर जाए और उनको बदनामी मिले। ठीक रहे, और ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? जो परसेंटेज उन्होंने बोली थी आप कांग्रेस में, क्या उसी परसेंटेज में किराया बढ़ा है? आप सुनिए ना मेरी बात, आप में तो इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि आप 10 और 5% भी थ्रू कर पाते। सर आप उस टाइम पे इलेक्शन थे और इलेक्शन को लेकर हर जगह पे विरोध हुआ। आप सुनिए किस तरह के इलेक्शन थे, आप सामने थे तो रोक दिया इन्होंने। आप सुनिए, मैं और थोड़ा पीछे जाता हूं। किराया जो हम बढ़ाना चाहते हैं उससे तो ज्यादा ही बढ़ाया आपने। आप सुनिए मेरी बात ना, आप ही की सरकार में ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर रही थी, किस तरह से उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री का सत्यानाश किया था, इतिहास गवाह है, आप भी जानते हैं प्रदीप जी। हमने उनका साथ छोड़ा, टोटल मिसमैनेजमेंट, आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। आपकी पार्टी ने हमेशा उसको घटक दल की मजबूरी बताया था, या जिसे आप घटक दल का धर्म जो कहते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया वो कौन सा धर्म होता है। आप सुनिए ना, वो कौन सा धर्म होता है। शी लेफ्ट द रेलवे मिनिस्ट्री इन अ प्रीटी बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, और उसके बाद जब वो पश्चिम बंगाल में चली जाती हैं, वहां की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभालने के लिए दिनेश त्रिवेदी को कुर्सी देकर जाती हैं। दिनेश त्रिवेदी 2 पैसे से 30 पैसे तक रेल का किराया बढ़ाने का आग्रह प्रपोजल रखते हैं। ममता बनर्जी को वो इनकार था, मंजूर नहीं था, जिसके चलते दिनेश त्रिवेदी जैसे ईमानदार और अच्छे इकोनॉमिस्ट को अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ता है, और आपके प्राइम मिनिस्टर ने वहां स्टैंड नहीं लिया था, उनके लिए चुप थे। रेलवे को आज जिस हालात में है उसमें करने के लिए आप और किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। प्रदीप जी, हमारी मजबूरियां रही है और उन्हीं का नतीजा आज है कि आज बीजेपी एक स्पष्ट बहुमत के साथ संसद में बैठी है। तो देन डोंट ब्लेम देम ना। एक तरफ तो आप कहते हो कि मैं मानता हूं हमने हाल बेहाल किए, आप सुनिए अच्छे दिन का वादा किया, क्या प्रयास किए तो यू हैव टू गिव देम सम टाइम ना। अभी तो वो आपका किराया पे झाड़ू भी नहीं फेर पाए हैं। कोई नीति तो लाए। अरे नीतियां, बजट सामने आ रहे हैं ना, नीति तो लाए, बजट सामने आ रहे हैं, नीतियां भी सामने आएंगी। हमें बताए पंकज जी, मुझे चौहान जी, पंकज जी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश की कमान संभाली थी, महंगाई का सवाल उस समय भी देश के सामने था, और उन्होंने कहा था हम 100 दिन के भीतर महंगाई को नियंत्रित करेंगे जी। जब इनकी बारी आई तो इनको कम से कम 100 दिन चाहिए थे, और 100 दिन, सुनिए प्रदीप जी, सुनिएगा, आपने 100 दिन मांगे, आपको देश ने 10 साल दिए। 10 साल में आपने इकोनॉमी को संभालने के बजाय ध्वस्त कर दिया। और केवल रेल नहीं, पंकज जी, केवल रेल नहीं, केवल रेल नहीं, पूरी इकोनॉमी को पटरी से नीचे उतार कर चले गए। और अब हमसे उम्मीद ये करते हैं, देखिए हमारी जो प्रतिबद्धता है देश की जनता के प्रति अच्छे दिन लाने की, हम वहां पर खड़े हैं, लेकिन प्रदीप जी और उनकी पार्टी को जरा संयम करना चाहिए। हमें
न्यूनतम समय चीजों को ठीक करने का देना चाहिए, रातों रात परिवर्तन देना चाहिए, लॉजिकली देना चाहिए, लेकिन इनको समझ नहीं आती है। See, you deserve, the India government deserves that much time at least. Not even the first budget has been introduced on the floor of the house by your government as of yet. But people who have governed the nation for the last 10 years have come out coppers. मैं यहाँ नांदल जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि बात इकोनॉमी की है। कोशिश कर रही थी बीच मैं में ना नांदल जी, लेकिन मैं दोनों पार्टियों के बीच में मजबूर हो गई हूं बोलने की। जी, पार्टी वालों को स्टेटमेंट देते टाइम बहुत समझना पड़ेगा। बीजेपी कांग्रेस को they owe it to the people of this nation. They owe it to the people of this nation. ये बहुत ही गलत बात है। यदि आप कोई भी किराया बढ़ाते हैं तो जनता के सामने पिक्चर प्रोवाइड कीजिए कि ये हमारा जो है रेवेन्यू है, ये डेफिसिट है। यदि हम किराया नहीं बढ़ाते हैं तो जनता के ऊपर और टैक्स की मार पड़ेगी, और टैक्स की मार पड़ेगी तो प्रॉब्लम होगी लोगों को। मैं यही कह रहा हूं, दिनेश त्रिवेदी ने, ये बंद करना चाहिए। दिनेश त्रिवेदी, बहुत ही गलत बात है। दिनेश त्रिवेदी ने, प्रदीप जी गौर फरमाइएगा, साफ तौर पर 2 से 30 पैसे कहा था और 4200 करोड़ का उससे रेलवे को इजाफा होना था। तब सरकार ने उसको वो नहीं करने दिया। ममता बनर्जी ने बंगाल में बैठकर अपने ऑर्डर चलाए। मेरा पहला सवाल ये है, हु इज ममता बनर्जी व्हेन शी इज नो मोर द रेलवे मिनिस्टर? हाउ कैन शी रन ऑर्डर्स? And where was the prime minister of the country? And प्रदीप जी, even after that, प्रदीप जी उसके बाद भी दिनेश त्रिवेदी को मजबूर किया, और उसके बाद में मुकुल रॉय को, जिनको उन्होंने अपना स्टूज था उसको चाहा कि वो उनको मैं रेलवे मंत्री बनाऊंगी। कहां थे आपके मोंटेक सिंह अहलूवालिया, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन? कहां थे आपके प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह, जो एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे? किसी ने क्यों नहीं स्टैंड लिया? और कहां थे आपके पी चिदम्बरम? चपरासी के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, लेकिन मंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। क्या आपको रेलवे का एक्सपीरियंस है? क्या फाइनेंस का एक्सपीरियंस है? नांदल जी, आप इनके ऊपर, आप इनके ऊपर आप एक शर्त लगाएं, आप एक कंडीशन लगा दें कि कोई भी पार्लियामेंट में आएगा, नंबर 1 he has to be a doctorate in political science, and number 2 he has to be screened thoroughly as far his ethics are concerned, his principles are concerned, his morality is concerned, his property is concerned, his propriety is concerned. Only then let them allow into the sector of our Indian democracy. पता नहीं है, एबीसीडी पता नहीं है, कुर्सी पे बिठा दिया है। कहीं ना कहीं असंवैधानिक हो जाएगा। भारत का संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता कि आप इस देश के नागरिकों की 90% को, 95% को आप डॉक्टरेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लेकर आएंगे। पंकज जी, कैसे बात चलेगी? 98% को आप वंचित कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक मिनट पंकज जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं इस देश का कोई नागरिक नहीं चाहता जिस तरह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मच्छी बाजार बनाते हैं और देश को कहीं ना कहीं इकोनॉमी के क्रैश पर ले आते हैं। जो लोग पार्लियामेंट को मच्छी बाजार बन रहे हैं, उनमें क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है? सुनिए, उनमें पढ़े लिखे लोग नहीं है? दैट इज द शेम। मैंने इसलिए कहा कि मोरालिटी, प्रॉपर्टी और प्रोप्राइटी, इन चीजों को स्क्रीन करके आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजें। उस मंदिर में हमें हुडलिज्म नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए वो। मेरा एक सुझाव है पंकज जी, इस विषय पर अलग से एक डिबेट हो जाए तो बेहतर, क्योंकि आज विषयांतर हो जाएगा। हमारा ये कहना है कि कांग्रेस जाते जाते रेल को जिस दुर्गति में छोड़ के गई, किराया बढ़ाते बढ़ाते, आपने स्वयं बताया, बोल रहा हूं वहां पर आकर रेलवे नेटवर्क। लेकिन माफ कीजिएगा, मेरा सवाल मिसेज नांदल से था। एक मिनट प्रदीप जी, मिसेज नांदल से था, क्योंकि बात इकोनॉमी की कहीं ना कहीं उठाई थी। नांदल जी, अगर मैं थोड़ा सा इतिहास में जाऊं, पीवी नरसिम्हा राव का समय था 1991 से 96 तक, सरदार मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। वहां कहीं ना कहीं एक मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स, ग्रोथ ओरिएंटेड रिफॉर्म्स लागू होने शुरू हुए थे। बड़ा अच्छा पीरियड था। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको बड़ा तगड़ा इंपेटस दिया था कहीं ना कहीं। लेकिन उसके बाद मैं देखता हूं कि धीरे धीरे जो इंदिरा गांधी का एक ईरा था, सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी, उससे हम फ्री मार्केट ग्रोथ ओरिएंटेशन की तरफ कहीं ना कहीं देश के अर्थव्यवस्था के दरवाजे विदेशी निवेश के लिए खुलने शुरू हुए थे। लेकिन सोनिया गांधी के आते आते फिर से वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के मॉडल पर चलेगी। I'd rather she had gone for a husband's model, Rajiv Gandhi. He was inexperienced, otherwise he was all for modernization and all for open market economy. लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है 10 साल के इस मिस रूल में जो एक मैस क्रिएट होता है, मुझे आज समझ में नहीं आता कैसे कांग्रेस, उसके लिए भाजपा को लोग जानते हैं। प्रदीप साहब इतने बेवकूफ नहीं है, वो सब देख रहे हैं आप जो तमाशा कर रहे हैं। आप सुनिए, नो इट इज नॉट डन। आप एक चीज करते हैं और आप उसी पार्टी को ब्लेम करते हैं। आप पार्लियामेंट में बिजनेस क्यों नहीं होने देते? क्यों आप पार्लियामेंट को स्टॉल करते हैं? देखिए नांदल जी,
क्यों नहीं मैं कर इसका जहां तक जवाब देना यूपीए चाहूंगी। एक मिनट, जहां तक यूपीए गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव की मैं बात करूं, सबको पता है जिस तरह से पॉलिसी पैरालिसिस रहा था और 5% तक जो ग्रोथ रेट जीडीपी का आ गया था इकोनॉमी के, खासतौर पर मैं फिस्कल 2012-13 और 13-14 की अगर मैं बात करता हूं, क्यों हुआ? बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वर्थ ऑफ डॉलर्स प्रोजेक्ट जो कहीं ना कहीं पाइपलाइन में बॉटल नेक्स में फंस गए। अगर वो प्रोजेक्ट्स आज प्रदीप जी इंप्लीमेंट होते तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा पुश होता। और इसके अलावा जयंती नटराजन, आपको भी पता है जयराम रमेश किस तरह से एनवायरमेंट मिनिस्ट्री क्लियरेंसेस के लिए फाइल्स के ऊपर बैठे रहे, उन्होंने कोई क्लियरेंस नहीं दी। और आपकी ब्यूरोक्रेसी डरती थी साहब सबसे। वो क्यों डरती थी कि कल को अगर हमने कोई फाइल थ्रू की, जब स्कैम सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं सजा हमें मिलनी है। आपको पीसी पारक का अच्छे से केस याद होगा, किस तरह से उसने शिबू सोरेन पर इल्जाम लगाया था उनको हरास करने के लिए, टू टो हिज लाइन। एंड व्हेन ही अप्रोच्ड योर प्राइम मिनिस्टर, यू नो व्हाट योर प्राइम मिनिस्टर हैड टू से? यू नो व्हाट योर प्राइम मिनिस्टर हैड टू से? ही सेड, सो व्हाट, यू डोंट रिजाइन। मेरे को भी यही दिक्कत आती है, मैं भी रिजाइन करना चाहता हूं लेकिन देश की सोचता हूं। इतने मजबूर थे सरदार मनमोहन सिंह। सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नांदल जी, जहां जब कॉम्प्रोमाइज हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ा है। आप देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इकोनॉमी कहां से कहां पहुंची जी। जी वो प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए तो सारे रिफॉर्मेटिव मैकेनिज्म बिल्कुल डाउन हो गया। क्यों हो गया? ये सोचने की बहुत बड़ी जरूरत है। ये उत्तर कांग्रेस दे और देश क्यों यही तो प्रॉब्लम है। आप कभी देख लीजिए, दूसरी कंट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सारे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इकट्ठे होकर वो डिस्कस करते हैं कि हमारी कंट्री के लिए क्या पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, सो दैट कि कंट्री जो है आगे ग्रोथ करे। हमारे यहाँ क्या रहता है, उस वाली जो है पार्टी ने ये कर दिया, उस वाली पार्टी ने ये कर दिया। और इन लोगों का क्या हो गया, जितना तुम हुटिज्म करोगे उतना ही लोग जो है बड़े खुश होंगे और तुम्हें वोट देंगे। ये चीजें मैं इकोनॉमिक वे पे इसका रिप्लाई देना चाहती हूँ। ये जो इस तरह का जो डीरेल वाला सिस्टम हुआ है, एक तो इनकी अलायंस की गवर्नमेंट थी कि सरकार बचाने के ऊपर पूरा का पूरा टाइम लगा दिया। दूसरी जो ये लेकिन इन्हीं मनमोहन सिंह ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के ऊपर अपनी सरकार दांव पर लगाई थी। एंड सोनिया गांधी इन अ वे, क्योंकि वो टाइम खत्म होने वाला था टाइम्स फोरम इवन डिड नॉट सपोर्ट हिम पब्लिकली। 1.5 साल बचा हुआ था उस समय। ये जो सब्सिडी या अदर चीजों की जो आप बात करते हो, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई देश की चिंता नहीं है जी। इनके ऊपर डंडा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का कि आप जी एचडीआई वैल्यू यदि आपकी डाउन आती है डेवलपिंग कंट्री की, आपको हम आपकी क्रेडिट रेटिंग गिर जाएगी कहीं ना कहीं, गिर जाएगी और आपको वहां पर रिफॉर्मेटिव दिखाना पड़ेगा। इनकी मजबूरी है जी यहाँ पे सब्सिडी दे दो। लेकिन पालीवाल जी, आई हैव टू ब्रिंग पालीवाल जी इनटू द डिबेट, इज बीन आउट ऑफ इट सिंस सो लॉन्ग। पालीवाल जी देखिए, एक 30 साल के बाद कहीं ना कहीं मैं देखता हूं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है, बहुत अच्छा एक मैंडेट मिलता है। पार्टी को भी नहीं कहूंगा, माफ कीजिएगा वीरेंद्र, मैं यहां कहूंगा एक शख्स को मिलता है, एक इंसान को मिलता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। यानी जनता को कहीं ना कहीं बहुत उम्मीदें हैं, एक ट्रस्ट है, एक फेथ है। कितना अच्छा मौका है जिस चौराहे पर आज हम खड़े हैं, एक रिबाउंड करने का, बाउंस बैक करने का। मेरा सिर्फ ये मानना है, इस देश के लोगों के प्रति कोई फर्ज बनता है, चाहे वो कांग्रेस 44 सीट ही क्यों ना लेकर बैठी हो अपोजिशन में, कि साथ दे, कहीं ना कहीं बिल्स को थ्रू करे। बिल्कुल, लोकतंत्र की परिपक्वता के लिए जरूरी है कि आज अगर कांग्रेस साथ देती है जी, तो उससे कहीं ना कहीं मैसेज जाता है कि वो जो सुधार जो चाहती है कि भाई आम, जैसे कहते हैं गरीब आदमी की पार्टी या आम आदमी का हाथ गरीब के साथ, जो इनका स्लोगन है, वो सच तब होगा जब ये भाजपा का साथ दें, क्योंकि अभी उन्हें टाइम देने की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि 1 महीने के अंदर एकदम कोई जादू नहीं होता, जो आप 10 साल का जो मैं कहूंगा काला इतिहास जो लिखा जाएगा, मतलब जो ये मनमोहन सिंह का जो रहेगा कि इकोनॉमी को डिरेल करने के लिए ये काला इतिहास रहा। जो सरकार 10 साल तक रेल किराया बढ़ाने के लिए डरती रही, इससे ज्यादा और विडंबना क्या होगी? मैं प्रदीप जी एक सवाल और आपसे सवाल रखना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी सी बात इकोनॉमिक मुद्दे को लेकर यहां चल रही है। पी चिदम्बरम ने एक लाल रेखा खींची थी कि अगर 4-5-1% फिस्कल डेफिसिट को हम छू जाते हैं ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, तो वो एक लक्ष्मण रेखा है, उसको हमने कभी पार नहीं करना किसी भी सूरत में। लेकिन आप मेरी बात सुनिएगा, अभी 1 महीना हुआ है इनकी सरकार को आए, और मैं आपको आंकड़े दे देता हूं, आप हैरान हो जाओगे। अभी तक के गुजरे 6 महीनों में 2,40,000 करोड़ यानी कि 45.6% ऑफ द फुल ईयर टारगेट फॉर योर फिस्कल डेफिसिट टू मीट योर दैट रेड लाइन विच इज 4.1% ऑफ द जीडीपी, ये ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, पिछले 7 सालों का सबसे हाई है। आप कैसे उम्मीद करते हैं अरुण जेटली से कि वो 4.5 या 4.6% तक का फिस्कल डेफिसिट से नीचे कैसे कंट्रोल कर लेंगे?
अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करते, अगर वो और पैसा लगाकर इकोनॉमी को कहीं ना कहीं गेट अप ऑन दिस फीट नहीं करते, तो आप मुझे बताइए प्रदीप जी काम कैसे चलेगा? सर बीजेपी के पास आज गोल्डन टाइम है, लोगों ने इन पे विश्वास जताया है। आज जितने भी जो भी इन्वेस्टर है किसी भी फील्ड में है, इनका पूर्ण बहुमत देख के इन पे विश्वास जताया उन्होंने। और आप जो आंकड़े आप बता रहे हैं 10-15 दिन में उसमें कुछ अभी चेंजेस भी आ रहे हैं सर। लाइक फॉर एग्जांपल एनलाइटन मी, थोड़ा प्रकाश डालिएगा। जो जीडीपी की आप बात कर रहे हैं पिछली 1 तारीख के बाद सर, पिछले टाइम से उसमें कुछ डाउन जा रही है वो भी। अरे आप सुनिए, जीडीपी अभी से कहां से डाउन? जी एक केवल प्रदीप जी, जब सरकार आई थी तो बड़ा विश्वास था लोगों को, वो इन्वेस्ट हुआ है और उसी में प्रदीप जी बात की वजन से बात करेंगे। मैं केवल एक बिफोर मैडम एंटर्स इन, मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी की भाषा में अगर हम बात करें, तकनीकी जो इकोनॉमिक्स की और फाइनेंशियल सेक्टर की जो शब्दावली है वो आम आदमी को, हमारे श्रोता को शायद समझ में नहीं आती। हमारे प्रधानमंत्री यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों एक बड़ी साफ सी बात कही और बड़ा साहसपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि देश ने जितना प्यार मुझको दिया है, आज जहां पर कांग्रेस लाकर के इकोनॉमी को खड़ा करके चली गई है, उसको पटरी पर लाने के लिए मैं उस प्यार को भी एक क्षण के लिए दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। कुछ कड़े कदम लेने पड़ेंगे। ये स्थिति क्यों आई, उन्होंने कारण बताया कि जाते जाते प्रदीप जी की पार्टी की सरकार, जो कि भारत की सरकार थी, वो सारे खजाने खाली करके चली गई। ठीक है, ये आम आदमी को समझ में आती है। वीरेंद्र वो बात हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन फोगाट जी मुझे एक चीज बताइएगा, सीधे सीधा मेरा आपसे सवाल है जो प्रदीप जी कहीं ना कहीं दे नहीं पाए, कि जैसे मैंने कहा भ्रम की दुनिया में कहीं ना कहीं पीछे दमरम और यूपीए सरकार जी है, जिस तरह से वो एक, मैं कहूं तो सोशल पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स ऑफ एंटाइटलमेंट या पॉलिटिक्स ऑफ सब्सिडी, पॉपुलर सोशल पॉलिटिक्स, लाखों करोड़ों रुपए के उन्होंने सब्सिडी के बिल, जैसा हमने कहा 2.2% ऑफ द जीडीपी, वो बिल कहीं ना कहीं पहुंच चुका है। क्या इनकी या तो कैलकुलेशंस गलत रही कि हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या होने वाली है आने वाले समय में, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और या फिर वही पी चिदम्बरम 4.1% की रेड लाइन कैसे रख सकते हैं? क्योंकि अगर मैं जेटली के पास देखता हूं तो अगर इनकम टैक्स और मैं कॉर्पोरेट टैक्स की बात करूं तो मुझे नहीं लगता वो स्थिति में है कि इन टैक्सेस को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी वर्स्ट स्लो डाउन में है पिछले 25 साल का अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देखें तो ये ऑप्शन नहीं उनके पास। दूसरा, अगर एलपीजी कैरोसिन की सब्सिडीज की बात करूंगा, आई डोंट थिंक सो इज इन अ पोजीशन टू रिड्यूस subsidy because he has to somewhere down the line keep a social agenda also। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं जिस तरह से उन्होंने रेलवे प्राइसेस को कहीं ना कहीं बॉम्बे सबर्बन रेलवे नेटवर्क के लिए रोल बैक किया था, उससे ज्यादा वो भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो डिसइन्वेस्टमेंट के अलावा अब चारा क्या होंगे? देखिए सर पवार जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, चौहान साहब की बात का भी जवाब दूंगा जी। देखिए ठीक है, नई सरकार आई है और पिछले 10 साल में जो है हमारे इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी रहे हैं, उनमें हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, पढ़ाया भी उन्होंने। देश को बहुत उम्मीद थी कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट आ गए, अब देश की अर्थव्यवस्था जो है ना बिल्कुल चाक चौबंद हो जाएगी और चमक दमकेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो भी जो है कांग्रेस पार्टी के, यूं लगा लीजिए कि रबर स्टैंप कह सकते हैं हम उनको, बुरा ना माने कांग्रेस जी। तो मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं, सुनिएगा ना, मैं क्यों सहमत ना सुनिए। जब फूड सिक्योरिटी बिल की बात थी तो मैंने साफ तौर पर अपनी पिछली डिबेट में भी कहा था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी, विरोध किया था, चिंता जताई थी, प्रिंसटन और हार्वर्ड, कोलंबिया, सभी यूनिवर्सिटी ने, कैम्ब्रिज ने तक ने उसके अगेंस्ट एडवाइस किया था, इस बिल को आप मत पुश कीजिए, लेकिन द गवर्नमेंट डिडंट लिसन। सोनिया गांधी का पेट प्रोजेक्ट था ना। मैं सर यही बात कहना चाहता हूं कि बावजूद इसके वो करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, और उसका खामियाजा जो है कांग्रेस पार्टी ने ये भुगता कि देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई और लोगों का विश्वास जो है कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस है सबसे उठ गया, क्योंकि इन लोगों ने पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स का इतना बुरा हाल किया। रेलवे मंत्रालय को एक खिलौना बना लिया, ममता बनर्जी अपनी तरह इस्तेमाल करती थी, अगर वो शुरू में जैसे लालू जी थे वो अपनी तरह बिहार के लिए इस्तेमाल करते थे, तो हालत ये हो गई देश की। लेकिन एक सवाल अब मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉपुलर पॉलिटिक्स जो है, अब वित्त मंत्री जी अपने जेटली जी, आज उन्होंने कहा कि भी पीछे जो है पिछली सरकार जो है उन्होंने हमें खजाना खाली करके दिया है, ठीक है मान लीजिए, लेकिन हमें कम से कम, देखो मुझे एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए अबू तालिब, उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने अतीत पर पिस्तौल से गोलियां चलाओगे तो भविष्य आप पर तोप से गोले बरसाएगा। ये चीज उनके लिए कांग्रेस भुगत चुकी है। तो मेरा ये कहना है कि जेटली जी अगर ये कहते हैं कि पिछली सरकार का कसूर है, तो मुझे लगता है कि अब ये ब्लेम गेम खत्म होना चाहिए, उनको कोई ठोस
ठीक है, प्रोग्राम देना चाहिए। सभी को पता है ऐसा है, तो फिर पार्लियामेंट में तमाशा क्यों? नहीं, मैं बताता बिजनेस क्यों नहीं कंडक्ट होने देते फ्लोर ऑफ द हाउस पे? उसके लिए भी भाजपा की सरकार की मतलब जो है गलती रही है। मैडम एक मिनट, इस सरकार को विपक्ष नांदल जी, दिस पुअर कंट्री कैन नॉट अफोर्ड दिस। लेट मी फिनिश फर्स्ट, मुझे पूरा करने दीजिए। देखिए प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ मैडम, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये जितने अब जैसे रेल किराया बढ़ाना था या जो पेट्रोल डीजल के हाइक हुए हैं, ये लोग हम बजट में लेके आते हैं, हम बजट से बचे क्यों? तो वही काम जो है अब एनडीए गवर्नमेंट कर रही है, तो ये गलत है। लोगों को वही मैसेज जाएगा कि वही भाई दूसरी पार्टी आ गई, लेकिन चरित्र वही है। स्पेंडिंग को कंट्रोल करने का कहीं ना कहीं चिदम्बरम ने भी पुरजोर प्रयास किया था। पालीवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि प्रदीप जी आप भी सुनिएगा कि जितने जो सरकार के खर्चे थे, क्योंकि रिसीट्स थी नहीं, रेवेन्यू था नहीं, खर्चे बढ़ा लिए सरकार ने। बाद में समझ में आया अरे जीडीपी कहाँ गई, क्योंकि जो 2000 मैं कहूँ तो वाजपेयी साहब के टाइम से 98-99 से जो रिफॉर्म्स लागू हुए थे, कहीं ना कहीं 2007 और 8 आते आते वो रिफॉर्म्स को फ्रेश फ्यूल इम्पटस मिलना बंद हो गया था। इकोनॉमी नीचे क्रैश करने लग गई थी। और उसके बाद चिदम्बरम साहब ने खुद क्या किया, उसके बाद उन्होंने स्पेंडिंग कट्स किए, डीजल फ्यूल के ऊपर सब्सिडीज कम की। आप ही की सरकार ने प्रदीप जी 50 पैसे प्रति माह डीजल के प्राइसेस को फ्री छूट दे रखी है, बढ़ने के लिए ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ था। पेट्रोल पे उन्होंने सब्सिडी खत्म की। तो आज किस तरह से, अगर मैं कहूं आज चलो अगर बहुत बड़ी कड़वी दवाई और देनी पड़ती है, एलपीजी और केरोसिन पे भी कहीं ना कहीं मोदी को सब्सिडी कम करनी पड़ती है, तो सबसे पहले कांग्रेस चिल्लाएगी क्यों किया ऐसा, जब इन्होंने खुद पेट्रोल को फ्री मार्केट इकोनॉमी में। सवाल मेरा पालीवाल जी से, 1951 मैं आपको और पीछे ले जाता हूं, 1991 से, मतलब जब नरसिम्हा राव सरकार आई थी, तब उदारीकरण का प्रोसेस शुरू हुआ था जो आप कह रहे थे। क्योंकि नरसिम्हा राव आदर्श चेहरा नहीं थे ना, आज तक माना कांग्रेस ने कभी नरसिम्हा राव को कभी आदर्श नहीं माना, लेकिन जो एरा था 5 साल का उनका, किसने नहीं माना आदर्श? कांग्रेस ने नहीं माना, क्योंकि वो नेहरू गांधी फैमिली से नेहरू गांधी ने सिंपल बात है। मैं वहीं लेके जा रहा हूं, मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूं। सोनिया गांधी ने क्या किया, जो नरसिम्हा राव ने शुरू किया था 5 साल का, और उसमें आपके मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उन्होंने उसको बिल्कुल 180 डिग्री पे घुमा दिया उस पूरी प्रोसेस को। अटल जी ने उसको थोड़ा आगे बढ़ाया, जैसे आपने अटल जी की बात की थी। अब जैसे बात आती है कि आज जो हालात में देश पहुंचा है, ये हालात में सिर्फ इसलिए पहुंचा है कि जो उदारीकरण का युग शुरू किया था नरसिम्हा राव जी ने, अटल जी ने, उसको इन्होंने बिल्कुल पीछे ले कर गया अपने आप को, बिल्कुल पीछे ले गए। मतलब राजीव गांधी जी का जो सपना था, जो इनके आदर्श पुरुष थे कि भाई एकदम विकास हो, कंप्यूटर युग हो, इन्वेस्टमेंट हो फॉरेन का, वो सारा बंद कर दिया। आज हालात ये हैं कि मोदी जी को कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने पिछली डिबेट में कहा था, जो इन्वेस्टमेंट है बाहर से हमें लाना पड़ेगा पैसा, और जो ये इनकी भूमिका अब है, इनकी भूमिका ये होनी चाहिए अब कि भाई जो हमने पाप कर्म किए हैं पिछले 10 सालों में, उसका प्रायश्चित यही है कि भाजपा का साथ दें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, भाजपा का साथ दें, और भाजपा का भी साथ छोड़िए, इस देश के आम नागरिक का साथ दें। जी, देश का साथ दें, देखिए नागरिक का साथ दें। ये ठीक है कि भाई अब जैसे पालीवाल जी कह रहे थे कि भाई कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, और जो है एफडीआई या रेवेन्यू जो बाहर से आए, मेरा ये इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं कि देश में जो कम से कम काला धन है देश में और बाहर है, उसको भी बाहर निकाला जाए और उसको देश की अर्थव्यवस्था में उसका प्रयोग भी किया जाए। ये काम भी होना चाहिए। सो लेकिन जब सीटें कहीं ना कहीं वोट और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट जीतने की बातें आती हैं, तो आपको अलवर का मुद्दा याद होगा। आपको ये बाहर स्विस बैंक में शायद इतना काला धन नहीं है जितना इस देश में है। और उसके अलावा आपको भी याद होगा आरटीआई के एम्बिट में भाजपा से लेकर कांग्रेस तक आने के लिए कहीं ना कहीं कर गई थी। तो इस फ्रंट पे मुझे कोई बहुत ज्यादा बड़ी उम्मीद नहीं है, क्योंकि फिलहाल खैर अभी हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे दर्शकों, एंड वी आर गोइंग टू बी राइट बैक विद यू इन 2 minutes. डोंट गो एनीवेयर।